Hello students, I am Avinash Swankar from KV number 1 Chhindwara. Today we are going to continue the chapter number 9 of our second book India People and Economy. The chapter title is Planning and Sustainable Development in Indian Context. In the last class we discussed the planning process, different approaches to planning like sectoral planning, regional planning approach, and we discussed the different programs like hill area development program, drought prone area development program, etc. Today's session is related with a case study, and this case study is completely based on the Bharmor tribal region. The Bharmor tribal region is located in the Himachal Pradesh. First we discuss about the locational aspect of this region, and then we discuss the all parts of this project. This region lies between 32 degree 11 minute north to 32 degree 41 minute north latitude and 76 degree 22 minute east to 76 degree 53 minute east longitude. अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये 32 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश, 32 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश से 32 डिग्री 41 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। और अगर इसके देशांतरों की बात की जाए तो यह 76 डिग्री 22 मिनट से लगा करके 76 डिग्री 53 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक विस्तृत है। This area is spread over an area of about 1818 स्क्वायर किलोमीटर। लगभग 1818 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में यह ट्राइबल रीजन जो है वो फैला हुआ है। The region mostly lies between 1500 मीटर to 3700 मीटर above the mean sea level। औसत समुद्र तल से इस क्षेत्र की ऊंचाई 1500 मीटर से 3700 मीटर तक है। दिस रीजन पॉपुलरली नॉन एज होमलैंड ऑफ गदीज एंड इज सराउंडेड बाय लॉफ्टी माउंटेन्स ऑन ऑल साइड्स। यहाँ पर मुख्य रूप से गद्दी समुदाय जो है वो रहता है और इसके चारों तरफ मुख्य रूप से हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो विस्तृत हैं। इट हैज़ पीर पंजाल इन द नॉर्थ एंड धौलाधर इन दी साउथ। इसके उत्तरी भाग में पीर पंजाल माउंटेन रेंज है जो हिमाचल हिमालय का हिस्सा है और दक्षिण में धौलाधर रेंज जो है वो स्थित है। इन द ईस्ट द एक्सटेंशन ऑफ धौलाधर कन्वर्जेस विथ पीर पंजाल नियर रोहतांग पास। रोहतांग पास के पास धौलाधर जो है वो पीर पंजाल से मिलती हैं। द रिवर रावी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द बुधिल एंड द टुंडाहैन ड्रेन दिस टेरिटरी एंड कर्व आउट डीप गॉर्जेस। यहाँ की मुख्य नदियों की अगर हम लोग बात करें तो मुख्य नदियों में पहली है रावी नदी जो यहाँ से होकर के बह रही है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये रावी रिवर है एंड उसकी ट्रिब्यूटरी है बुधिल रिवर। अगर बुधिल रिवर को देखा जाए तो यहाँ बुधिल रिवर है, ये बुधिल रिवर का क्षेत्र है। एंड थर्ड ट्रिब्यूटरी इज़ टुंडाहैन, नॉर्थ की तरफ ये टुंडाहैन रिवर है जो आकर के बाद में रावी नदी में मिल जाती है। These rivers divide the region into 4 physiographic divisions called होली, खानी, कुक्ति एंड टुंडा। अब 4 क्षेत्र बन जाते हैं। रावी और उसकी सहायक नदियां जो हैं मुख्य रूप से 4 स्थलाकृतिक प्रदेशों में इस क्षेत्र को विभाजित करती हैं। पहली है होली एरिया, दूसरा है खानी एरिया, खानी क्षेत्र, तीसरा है कुगती क्षेत्र और चौथा है टुंडा क्षेत्र।
इन नदियों की वजह से पूरा जो फिजियोग्राफी है यहाँ की 4 भागों में विभाजित हो जाती है और इन 4 भागों को होली, खानी, कुक्ति और टुंडा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। भरमौर experiences freezing weather condition and snowfall in winter. It means monthly temperature in January remains 4 degree Celsius and in July 26 degree Celsius. अब यहाँ की अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो ठंडी जलवायुविक और मौसमी दशाएं यहाँ पर मिलती हैं। विंटर्स में यहाँ पर बर्फ़बारी होती है, सर्दियों में बर्फ़बारी होती है। और अगर यहाँ पर मंथली टेम्परेचर की बात की जाए तो सबसे ठंडा महीना जनवरी के आसपास, जहाँ 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर रहता है और जुलाई में 26 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो यहाँ मिलते हैं। अगर यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में बात की जाए, यहाँ की लाइफ ऑफ द पीपल को समझा जाए तो फर्स्ट है द ट्राइबल एरिया कवर्स भरमौर एंड होली तहसील्स ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मुख्य रूप से चंबा जिले की भरमौर और होली तहसील जो है उसको ये ट्राइबल एरिया जो है वो कवर करता है और इट हैज़ वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड एरिया इकोनॉमिकली। अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो यह सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, एज वेल एज सोशली। आर्थिक रूप से तो है ही है लेकिन सामाजिक रूप से भी ये बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का। एंड ऑल्सो ए नोटिफाइड ट्राइबल रीजन सिंस 21 नवंबर 1975। यह 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र में सम्मिलित है। The area is occupied by a tribal group of community named Gadi, who practiced transhumance and speak Gadili dialect. अगर हम यहाँ की मुख्य कम्युनिटी की बात की जाए, मुख्य समुदाय की बात की जाए तो यहाँ पर गद्दी जनजातीय समुदाय मुख्य रूप से रहता है, जो ट्रांसह्यूमेंस एक्टिविटी जो है, ऋतु प्रवास जो है वो करता है। मीन्स ये लोग सर्दियों में अपने पशुओं को लेकर के क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं माउंटेन से प्लेन्स की तरफ, और विंटर में फिर से समर में फिर से ये माउंटेन्स की तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो इस तरीके से सीजनल माइग्रेशन जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। एंड स्पीक गडियाली लैंग्वेज, नॉर्मली गडियाली लैंग्वेज जो है ये बोलते हैं। According to 2011 census, the total population of the area was 39,113 persons. यहाँ की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 39,113 है। और अगर यहाँ का जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो वो है 21 persons per square kilometer। जनघनत्व की अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ पर्सन इन पर स्क्वायर किलोमीटर, तो यहाँ पर 21 लोग जो हैं प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो निवास करते हैं। पीपल ऑफ द एरिया फेस मेजर प्रॉब्लम्स इज द इकोनॉमी इज मोस्टली अफेक्टेड बाय इट्स हार्श क्लाइमेट, लो रिसोर्स बेस एंड फ्रेजाइल एनवायरनमेंट। अब यहाँ की जलवायु कठोर है, संसाधन कम है और जलवायु जो पर्यावरण जो है वो सही नहीं होने की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज जो है वो इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। अगर यहाँ की इकोनॉमी की बात की जाए, यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात की जाए, ट्रेडिशनली सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कम pastoral एक्टिविटीज़ such as growing food, grains and animal husbandry like sheep and goat are the main activities of these people. मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है निर्वाहक कृषि जो है वो की जाती हैं और इसके साथ में पशुपालन मुख्य गतिविधि हैं। और अगर एग्रीकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो फूड ग्रेन्स जो हैं वो उनका प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है। और एनिमल हस्बेंड्री में ये लोग शिप और गोट जो हैं उसका मुख्य रूप से पालन करते हैं। In 1970s,
Gaddis were included in the list of scheduled tribe. And in the same period, the development process of tribal area of this region started. तो लगभग 1970 से जब ये शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड हुए, तब से यहाँ पर विकास की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती हैं. लेटर इन 1974, under the 5th five-year plan, the tribal sub-plan was introduced and Bharmor was designed is one of the 5 integrated tribal development project in Himachal Pradesh. 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजाति उपयोजना प्रारंभ हुई और भरमौर को हिमाचल प्रदेश में 5 में से एक ITDP समन्वित जनजाति विकास परियोजना जो है उसका दर्जा दिया गया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ था. तो इसी वजह से इसे जो है इस ट्राइबल सब प्लान के अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया. कब किया गया? 1974 में. अब इस प्लान के जो यहाँ पर लागू हुआ था उसके क्या क्या उद्देश्य थे और क्या क्या प्रायोरिटीज़ थे उनकी बात करें तो फर्स्ट था इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द गद्दीज़. तो यहाँ के जो गद्दियों का जीवन स्तर था उसमें सुधार करना था, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ की इकोनॉमी की बात करें तो कम्प्लीटली डिपेंड थी किस पर? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के ऊपर, और निर्वाह कृषि थी जिसमें प्रोडक्शन केवल उतना ही होता था जितनी में परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो. तो उसके सुधार के लिए जो है इस ट्राइबल प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो मुख्य रूप से वर्क किया गया. नैरोइंग द गैप इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन भरमौर एंड द अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. अब हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र तो अधिक विकसित हैं जो मैदानी इलाकों में थे, लेकिन ये जो भरमौर रीजन था यहाँ पर जनजातीय समुदाय की अधिकता और पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से ये विकास में पीछे रह जाता है. तो इस ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के उनकी बराबरी में भी भरमौर को लेके आया जाए. द हाईएस्ट प्रायोरिटी वाज ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. देखिए, सबसे बड़ी ज़रूरत होती है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए यातायात के साधनों का विकास करना. तो यातायात के साधनों के विकास को हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखा गया. एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ एज वेल एज सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के साथ में कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों का विकास और सामाजिक व सामुदायिक जितनी भी सेवाएं हैं उनके विकास की तरफ जो है मुख्य उद्देश्य इस ITDP प्रोजेक्ट का रखा गया. अब ये जो ITDP प्रोजेक्ट हैं इससे क्या अचीवमेंट मिले भरमौर रीजन में? अगर उन अचीवमेंट्स की बात की जाए तो अचीवमेंट में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़. डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, पोर्टेबल वाटर, रोड्स, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलप होती है, स्कूल्स जो हैं वो बनना शुरू होते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ डेवलप होती हैं, पोर्टेबल वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना शुरू होती हैं, रोड्स बनना शुरू हो जाते हैं, कम्युनिकेशन व इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो हैं वो अच्छे से मिलना शुरू होती हैं. विलेजेस लोकेटेड along the river Ravi in Holi and Khani areas are main beneficiaries इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. अब जो रावी रिवर के नज़दीक होली और खानी एरिया थे, उन होली और खानी एरिया को ही सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के फ़ायदे जो हैं वो उपलब्ध हुए. दूसरे क्षेत्र जो हैं वो उनको उतना अधिक फ़ायदा नहीं हुआ जितना होली और खानी एरिया जो थे उनको हुआ. तो अगर संरचनात्मक विकास इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में यहाँ पर इस ITDP प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्क हुआ है. और अगर सामाजिक लाभों की बात करें, सोशल बेनिफिट्स, इफ़ यू टॉक अबाउट द सोशल बेनिफिट्स, देयर आर ट्रेमेंडियस इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट
Example, the female literacy rate in the region increased from 1.88% in 1971 to 65% in 2011. 1971 में यहाँ पर केवल 1.88% महिलाएं जो है वो पढ़ी हुई थी, लेकिन वहीं 2011 में यहाँ की लिटरेसी रेट कितनी हो जाती है, वुमेंस लिटरेसी रेट 65% हो जाती हैं। तो फर्स्ट सोशल बेनिफिट में वुमेन लिटरेसी में यहाँ पर जो है वो सुधार दिखाई देता है। सेकंड, अगर हम लोग बात करें डिक्लाइन इन द जेंडर इनइक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट। जो मेल फीमेल लिटरेसी रेट थी, उस मेल फीमेल लिटरेसी रेट में भी जो गैप था वो थोड़ा कम होना शुरू हुआ। यहाँ का सेक्स रेशियो जो है उसमें सुधार होना शुरू हुआ, लिंग अनुपात जो है वो धीरे धीरे सुधरना शुरू होता है। क्योंकि अगर ट्राइबल ग्रुप हम देखते हैं, नॉर्मली ट्राइबल ग्रुप्स जो था जब ये ट्राइबल प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उस समय यहाँ का सेक्स रेशियो जो था उसमें बहुत ही ज़्यादा गैप था, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट वर्क करता गया वैसे वैसे यहाँ पर सेक्स रेशियो में जो है वो सुधार होता गया। एंड डिक्लाइन इन दी चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह इस क्षेत्र में होते थे, क्योंकि साक्षरता दर बहुत कम थी इस क्षेत्र की, और साक्षरता दर कम होने की वजह से चाइल्ड मैरिजेस बहुत ही ज़्यादा होती थी। तो चाइल्ड मैरिजेस में यहाँ पर जो है वो हमें कमी दिखाई देती हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करें, इज द गदीज हैज़ प्रैक्टिस्ड ट्रेडिशनली सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कम पेस्टोरल इकोनॉमी। नॉर्मली गदीज जो हैं वो क्या करते हैं, गहन निर्वाह कृषि करते हैं और उसके साथ पशुपालन करते हैं। लेटर ऑन ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades of the 20th century, pulses and other cash crops became one of the main crop of the region. अब शुरुआत में ये केवल सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते थे, जिसमें केवल ग्रेन फार्मिंग जो है वो होती थी, केवल अनाज जो है उनका प्रोडक्शन किया जाता था, और उसकी वजह से क्या होता था, इकोनॉमिकली उनकी स्थिति स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से उन्होंने पल्सेस, दालें और कैश क्रॉप्स जो हैं वो लगाना शुरू किया, तब से उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो सुधरने लगी, और अब जो है यहाँ पर ये जो दालें हैं और कैश क्रॉप्स जो हैं वो मेन क्रॉप्स में इंक्लूड होने लग गई। तो कैश क्रॉप्स के बढ़ने की वजह से लोगों के पास इनकम जो है वो बढ़ना शुरू हुआ, और इनकम जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे वहाँ के जीवन स्तर में भी सुधार होना जो है वो शुरू हो जाता है। आईटीडीपी प्रोजेक्ट से इस क्षेत्र को फ़ायदा बहुत ही हुआ। बहुत से क्षेत्रों में उपलब्धियां जो है वो जुड़ी। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिकली तो लोगों के इनकम में सुधार हुआ है। सोशली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिटरेसी रेट में सुधार हुआ है। चाइल्ड मैरिजेस जो हैं वो कम हुई हैं। वुमेंस लिटरेसी रेट जो है वो यहाँ पर बढ़ जाती हैं। लेकिन कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हम लोगों को दिखाई देते हैं। In terms of infrastructural facilities, the remote villages in Tunda and Kukti areas are still remained unaffected. अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट केवल और केवल इसके कुछ क्षेत्रों तक ही, होली और खानी एरिया जो है वहीं तक हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट मिलता है। लेकिन नॉर्थ की तरफ हम लोग जाते हैं तो कुक्ति और टुंडा क्षेत्र जो हैं, उन कुक्ति और टुंडा क्षेत्र में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं लाइक हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, इनकी सुविधाएं अभी तक डेवलप नहीं हो पाई हैं। द टेक्नोलॉजी इज स्टिल ट्रेडिशनल इन नेचर। वहाँ पर लोग अभी भी पुराने साधनों से जो है वो काम कर रहे हैं, जैसे कि खेती में मशीनों की बजाय ह्यूमन लेबर ही जो है वो ही ज़्यादा वर्क यहाँ पर करता है। तीसरा, अगर हम लोग बात करें, द इम्पोर्टेंस ऑफ पास्टरलिज्म हैज़ बिन डिक्रीजिंग
day by day is only about 1/10 of the total household practice transhumans. यहाँ की अगर मुख्य रूप से मुख्य क्रिया देखी जाए तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर फर्स्ट तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती थी और उसके अलावा पशुपालन पैस्टोरलिज्म जो है वो मुख्य था, लेकिन ये वो धीरे धीरे अब कम होने लगा है और जो ट्रांस ह्यूमन्स एक्टिविटी हैं, ऋतु प्रवासवादी जो एक्टिविटी हैं, वो केवल 1/10% तक ही सीमित हो गई हैं. But still a sizable portion of Gadis migrate to Kangra and its freezing zone in order to earn living from wage labor during cold season. अभी भी कुछ गदीस जो हैं वो माइग्रेट होते हैं कहाँ पर, कांगड़ा में, एंड इट्स फ्रीजिंग जोन, जो भी उसके आसपास नज़दीक के क्षेत्र हैं यहाँ पर, उनकी जो भी लेबर वर्क वहाँ पर अवेलेबल होता है उसमें काम करने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं. इसका मतलब ये है कि उस एरिया में अभी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उतना अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, इसलिए गदीस जो हैं वो क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं और दूसरे रीजन में वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की तलाश में जो हैं वो पहुँचते हैं. अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस केस स्टडी से रिलेटेड हैं. First one is, how has the Gadi tribal community of Barmor region maintained a distinct identity? And the question number second is, describe 5 main points of integrated tribal development project implemented in Barmor region. Okay, these are very important questions and asked in the examination of 2013 and 2008. Okay, thank you.